इंडिया में बिजनेस करने लायक माहौल नहीं है। वही यूएस वगैरह में काफी अच्छा माहौल है, इन्वायरमेंट है, व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं। यहाँ पे तो टैक्स तो इतना वीआईपी वाला लिया जाता है, लेकिन व्यवस्थाएं थर्ड क्वालिटी की दी जाती है। चंदन सिंह चौहान बूस्ट ब्रेन टेक्नोलॉजी के संस्थापक व सीईओ, दिल्ली के एक विजनरी उद्यमी। 2016 से आईवीआर सिस्टम, ऑटो डायलर और कॉल सेंटर सॉल्यूशन में क्रांति ला रहे हैं। अफोर्डेबल जीएसएम बेस्ट मॉड्यूल आईवीआर मशीनों से छोटे बिजनेस को सशक्त बनाते हैं। उनकी इनोवेशंस बिजनेस कम्युनिकेशन को आसान बनाती है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर जी। चंदन जी, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। और ये इंटरव्यू में हमारे एक सवाल बहुत अहम होता है जो हम हर इंटरव्यूअर से पूछते हैं, वो ये है कि उनका जन्म कहाँ हुआ और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कहाँ से प्राप्त की। देखिए मैम, मैं जो है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और एक छोटा सा गांव है नियर बाई वाराणसी। तो वहाँ पे हमारा जन्म हुआ 1990 में और हमने जैसे कि वहीं गांव के जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहीं से हमने स्टडी करा। और धीरे धीरे जैसे क्या होता है ना कि एक स्टेप्स स्टडी करते चले गए, जैसे कि हमने 5वीं फिर 10वीं फिर 12वीं जैसे जैसे स्टेप्स होता है। तो हमारा जो पढ़ने का प्रोसेस रहा है, मैं हमेशा से रहा हूँ कि टेक्नोलॉजीज़ को पसंद करता था बचपन से। जैसे हमारे फादर्स भी जो है टेक को जानते थे, खैर ज़्यादा तो नहीं कि ज़्यादा एजुकेटेड है, एक फार्मर हैं, बट टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से वो भी समझते थे। जैसे कोई भी छोटा काम, जैसे बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट में होते हैं, तो उसमें वो क्या करते थे कि वो इनोवेशंस करते रहते थे। तो वो चीजें हमें भी पसंद आती थी, इस तरह के इनोवेशंस करना। मतलब आपके पिता से आप में ये चीज आई कि मतलब आपने देखा कि वो बहुत ही इनोवेटिव पर्सन है, कुछ ना कुछ इनोवेशन करना, तो वो आपके दिमाग में क्लिक करती थी कि मेरे पिता अगर कुछ चीज इनोवेट कर सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। तो वहां से आपने आपके अंदर ये आया कि मैं करूं। मतलब मेरा भी उसी तरह की रुचि रही है कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का प्रयास रहा। तो मैं फिर उसके बाद क्या हुआ कि जिस समय जैसे 2003-4 मतलब जैसे हमने 2006 में जैसे हमने करा, तो उसके बाद मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कंप्यूटर साइंस नहीं आया था। विलेजर्स में क्या होता है ना कि कंप्यूटर उस समय जो 2006 का माहौल था, काफी न्यू था इंडिया में। अभी राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन, शायद आपने नाम सुना होगा। ऐसे संस्थान उस समय उभर रहे थे बहुत तेजी से। तो हमने क्या किया कि विलेज से चल के मैं वाराणसी सिटी एरिया में जाके मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, स्टडी करना। तो देखिए, घर से जाकर एक सिटी लेवल में सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, घर से उतना पैसा नहीं मिल पाता था। तो क्या होता था, मैं ऐसे ही जैसे थोड़ा कंप्यूटर सीखने के बाद मैंने कोई इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ा जैसे 2 घंटा सुबह शाम टाइम मिल जाता था, तो वहाँ जाके कुछ लेक्चर्स वगैरह वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम पढ़ा देते थे। कुछ मिल जाता था तो हमारा सर्वाइवल हो जाता था। सिटी में चले गए तो वहाँ पे तो घर तो है नहीं, हमारा तो गांव में है, तो वहाँ पे किराए पे जगह भी लेके स्टडी करना होता था। तो वहाँ पे क्या होता था ना कि हम 250 रुपए का एक कमरा हमने लिया था। वहाँ पे पानी भी 2006 में 2007 में। अच्छा। हाँ, 6 के बाद हमने 12 करने के बाद हम चले गए वाराणसी के सिटी एरिया में। 250 रुपए का रूम रेंट पे हमने एक जगह लिया और रोड के उस पार से पानी लाना होता था। बाथरूम वगैरह सारा चीज था, सारी व्यवस्थाएं काफी ठीक था, लेकिन सस्ते में, जैसे कि सभी जगहों पे 1000 रुपए 800 रुपया रेंट था, हमने 250 रुपया में, क्योंकि सर्वाइवल उतना ही होता था कि उतना बाकी उस समय 250 रुपए कमाना भी बड़ा मुश्किल काम। वही तो उतने में मेरा चल जाता था कि चलो इतना हो गया, बाकी घर से अनाज वगैरह सारा चीज आ जाता था। सेल्फ से ही बनाना, फिर खाना, सारा चीज हमने जो भी किया है खुद से ही बनाकर काफी लंबे समय तक, लगभग। तो अब आप खाना भी अच्छा बना लेते होंगे? सब कुछ कर लेते हैं, ऐसा नहीं इनोवेशन की तो बात किया जाए। उसके बाद हमने कंप्यूटर्स में काफी रुचि रही, साथ में BCA कर भी रहा था और उसके बाद हमने MCA करा।
अच्छा। उसके साथ में हमने जैसे इंस्टीट्यूशंस के फिर धीरे धीरे लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, तो मैं दिल्ली में एक आईटी कंपनी थी, उस समय हमारा एमसीए मतलब हो गया था लगभग। तो हम यहाँ पे जनकपुरी में ही एक कंपनी में हमने सबसे पहले जस्ट डेवलपर के रूप में आए थे। अच्छा। तो काफ़ी मतलब 2015 की बात है, 14-15 में हम यहाँ पे ज्वाइन किए। लगभग 4 साल, मतलब 15 क्या उस समय, फिर हमने 16 से तो आईवीआर वाला स्टार्ट ही किया था। लेकिन साथ में हम जॉब छोड़े नहीं थे, पार्शियली हम काम कर रहे थे वहाँ पे। वो तो हमने अपना कंपनी जो स्टेबल हुआ था लगभग फुल्ली वर्किंग, मतलब हमने जॉब छोड़कर 2020 से स्टार्ट किया था। लॉकडाउन में छूट भी गई थी एक तरह से, और फिर हमने फुल्ली इसी में ऑनलाइन प्रोसेस में हमने यूट्यूब चैनल बनाए, ये सारी चीजें। तो इस तरह का हमारा पूरा प्रोसेस रहा। उसके बाद हमने तो देखा ये आपने 2011-12 में किया, कब किया चैनल बनाने का काम? चैनल तो 2020 में हमने प्रोसेस किया। अच्छा। 2020 से हमने सारा चीज अभी सेल्फ बिजनेस में आए पूरी तरह से। अच्छा। उससे पहले तो पार्शियली चल रहा था, और हम जो है जॉब भी कर रहे थे साथ में। कहाँ जॉब करते थे आप? जनकपुरी में आईटी कंपनी थी। आईटी उसी में सीख रहे थे आप? हाँ, सीख क्या, पर फुल टाइम जॉब था। लगभग 5 साल हमने वहाँ काम किया, ऐसे नहीं कि 1 दिन 2 दिन, नहीं, 5 साल। अच्छा, देखो जॉब आपको कुछ सिखाता भी है। जरूर। क्या सीखा आपने वहाँ पे? उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैंडल करना होता है। क्या होता है ना कि कस्टमर्स की जो आवश्यकताएं होती है उसको सही तरीके से समझना बहुत जरूरी होता है। अक्सर क्या होती है, आईटी कंपनियों का हाल मैंने देखा है कि वो सरवाइव नहीं कर पाती हैं, कुछ दिन बाद बंद हो जाती हैं। कॉम्पीट करने के चक्कर में अपना रेट से कर दिया, काम खेल कर दिया, बहुत सारी चीजों के साथ गेम कर दिया। उसके चक्कर में वो अपना सर्वाइवल एक्सेस नहीं कर पाए, और बाद में क्या हुआ कि वो न ऑफिस का रेंट दे पाए, न कुछ कर पाए, न एम्प्लॉय का सैलरी दे पाए। इस तरह की समस्याएं बहुत सारी आई, जिसके कारण कंपनियां अक्सर बंद हो जाती है। आईटी कंपनियों का हाल ऐसा ही है। हमने जैसे कि आईटी कंपनियों का जो हाल बता रहे हैं कि ऐसे कंपनियां अक्सर आती हैं और चली जाती हैं, साल भर 2 साल से ज्यादा सरवाइव नहीं करी हैं। जनकपुरी में ऐसे बहुत सारी ऑफिसेस खुलती हैं, साल भर में वो भाग जाती हैं, 2 साल में भाग जाती हैं। इस तरह की कंडीशंस हो जाती हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे ग्लिच आते रहते हैं, समस्याएं आती हैं, उनको वो लोग उस हिसाब से हैंडल नहीं कर पाते। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या होता है, थोड़ा मैं हट के आ रहा हूँ कि मैं बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें समस्याएं क्यों हो रही हैं। क्योंकि ये लोग उसको डीपली समझ नहीं पा रहे हैं, सर्विस सेक्टर को सही से नहीं। क्योंकि कोई चीज जैसे सॉफ्टवेयर सर्विस होती है ना, एक तरह से जैसे आईवीआर हो गया, तो ये आईवीआर बेच देना कोई ऐसा नहीं कि कोई मिठाई खाया लिया खाया खत्म हो गया कहानी, या कोई भी चीज खाने वाला कंज्यूमेबल इक्विपमेंट पार्ट्स जैसे लिया, यूज किया, खत्म हो गया। ये ऐसी चीज है जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह किसी से लिया, तो उसको क्या होता है कि बहुत सारे फेजेस होते हैं। जैसे हमने डेवलपमेंट फेज बनाया, डेवलप करने के बाद, सेल्स करने के बाद मेंटेनेंस फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बार बार अपडेट लाना पड़ता है, अदरवाइज आप अगर किसी सॉफ्टवेयर को बार बार अपडेट नहीं लाएंगे ना, तो कोई कंप्यूटर आपको बीट कर जाएगा, उस चीज को डाउन हो जाएगा, नीचे खत्म हो जाएगी वो चीजें। तो ये मेंटेनेंस का बहुत सारी कस्टमर एंड पे समस्याएं भी आती हैं। टेक्निकल चीजें समझना बहुत जरूरी होती है, उस तरह के पर्सन भी होने चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी टेक्निकल पर्सन अगर आप कंपनियों में हायर कर रहे हैं तो वो कम सैलरी में तो काम नहीं करेगा, ये कॉमन सी बात है। उसको चाहिए अच्छी सैलरी, जिससे कि वो काम करे अच्छे से, टेक्निकल चीजों को समझे और कस्टमर की इंपॉर्टेंस को समझे। कस्टमर की अगर सही बिहेवियर के साथ आप जुड़े रहेंगे ना लॉन्ग टाइम तक, तो कस्टमर फिर से री वैल्यू क्रिएट करता है। री क्रिएट करना मतलब कि नए ऑर्डर्स जनरेट होते हैं कस्टमर के एंड से, उसके रेफरेंस से बहुत सारे ऑर्डर जनरेट होते हैं। हमारा भी वैसा ही फ्लो रहा है कि हम हमेशा कस्टमर के बिहेवियर को अच्छे से लेके चलते हैं। कस्टमर क्या कह रहा है, उसकी आवश्यकताओं को सही समझना। हम आईवीआर पे भी आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम आपके बारे में जाने कि आपने बताया कि आपने जनकपुरी में जॉब भी की, उसके अलावा फिर बाद में 2020 में आपने सोचा कि आप अपना चैनल रन करेंगे एंड अपना काम करेंगे। अपना काम करनी, आपको ये कब महसूस हुआ कि आप इस काबिल हैं कि आप बिजनेस कर सकते हैं, जॉब की नीड नहीं है आपको? देखिए, बेसिकली क्या होती है ना कि कोई भी चीज जॉब करना काफी अच्छा होता है। मैं तो मानता हूँ कि आज इंडिया का जैसा माहौल है, जॉब
अगर आप प्रेशर फ्री लाइफ स्टाइल में रहना चाहते हैं तो जॉब करिए, सबसे बेस्ट होता है। मैं ये महीने कहना के एंड में चाहता हूँ। सैलरी मिलती हाँ, है। मिलना है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, प्रेशर तो रहता है कि बॉस का प्रेशर रहे, ये प्रेशर करे, वो प्रेशर, 50 बातें, बट वो जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलता है एकदम प्रेशर फ्री, चाहे कंपनी कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं। तो जॉब अच्छा होता है अगर आप बढ़िया सिस्टमेटिक रहना चाहते हैं, आपके पास कोई रिस्क जैसा इन्वायरमेंट नहीं रहता है, चलता रहता है, तो कोई दिक्कत होती नहीं है। बट एक बिजनेस करना, जैसे क्या होता है ना कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को बहुत डीपली समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि अगर आप कच्चे में अगर बिजनेस करने का कोशिश करेंगे ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल का मतलब कि आपको बहुत सारे लॉस झेलने पड़ सकते हैं शुरू में, और बहुत सारे लोग इस तरह के बिजनेसेस किए हैं और लॉस झेले भी हैं। क्योंकि देखिए मैं उस तरह की बात तो नहीं कर सकता कि नहीं बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर सकता हूँ बिजनेस का, लेकिन सेल्फ का एक्सपीरियंस रहा है कि अक्सर बिजनेस फेल हुए हैं। 95% बिजनेस ऐसे हुए हैं जो कि फेल हो गए हैं, बंद कर दिए हैं, 2 साल 4 साल बंद कर दिए। हमने तो अपने सेल्फ डिपेंडेंट होने के बाद 5 साल से ऊपर अपना बिजनेस को सरवाइव किया और चल भी रहा है, काफी अच्छा भी है और ग्रो भी हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म से। हमने क्या करा, अब मैंने एक खास बात की, जैसे मैंने जो समझ सीखा, जहाँ पे जिस कंपनी में सीखा, जो भी चीजें करी वहां पे भी करता, अभी भी करता, लेकिन लॉकडाउन के बाद वहां का भी मार्केट थोड़ी सी डंप हो गई, तो मुझे लगा कि नहीं अब अपना स्टेबल करना चाहिए, और मैंने कर भी लिया था, काफी स्टेबल कर लिया था सारा चीज। तो मैंने फिर उसी पे कहे, फिर कंपनी में जाने से अच्छा है कि कर ही लेते हैं अपना ही काम। तो मैंने तो आपने थोड़ी सी मुसीबत झेलनी पसंद करी, हाँ, लेकिन आपने सोचा मैं अपना काम करता हाँ, हूँ। क्योंकि ये चीजें करना मतलब लगा कि उस पर टाइम दे लेते हैं, तो ये सारी चीजें फिर कर रहे हैं। अच्छा, वो कौन सा समय था जब आपको लगा, मतलब जो आपकी जिंदगी है उसने इस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव किया? कौन सा ऐसा टाइम था कि आपको लगा कि आप अब टेक्निकल पर्सन बन सकते हैं, आप में इनोवेशंस की कोई बात है? देखिए, मैंने तो स्टडी पीरियड्स में ही समझ लिया था कि आप में क्वालिटी है। नहीं, इस तरह की तो क्वालिटी अपने को इस तरह का नहीं किया, बट हमें बहुत सारी चीजें समझ आ गई थी कि ये चीजें करनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करना सबसे इम्पोर्टेंस होता है। जैसे आज के समय में ना हर चीज को इजी बनाने का प्रयास होता है। कंप्यूटर को लोग 2006 में या 5 में बहुत सारे ऑफिसेज में कंप्यूटर नहीं लगे थे, तो वो लोग क्या करते थे कि रजिस्टर पे काम करना पसंद करते थे, और बहुत सारे लोग कहते थे अरे यार कौन कंप्यूटर में जाएगा टाइप करने, बहुत कठिन सा लग रहा है। तो ये कुछ नया लगा, तो सिटी में जाना पड़ा, वाराणसी के मेन सिटी में स्टडी करने के लिए, कि भाई वहाँ पे एक सही से कंप्यूटर सीखने का मौका मिले, वहाँ पे अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छे गाइड मिलेंगे, सारी चीजें। तो उसी समय हमने इस चीज को समझा कि कंप्यूटर कुछ न्यू चीज आ रही है, इस पे किया जाए, क्योंकि इसका फ्यूचर स्कोप है। क्योंकि धीरे धीरे मैंने जो अंकल जी से मैंने ऑफिस में गया था, तो वो दफ्तर वाला काम कर रहे थे, अपना सीरियल लिख रहे थे, रजिस्टर बड़े बड़े फाइल्स बना रहे थे। वो कह रहे थे कंप्यूटर बहुत खराब चीज है, ये सब चीज आना ही नहीं चाहिए। लेकिन वही मैं 4 साल बाद गया उनके पास, तो वो पूरा काम कर रहे थे, चकाचक कर रहे थे। कंप्यूटर बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत आसान हो गया। जो काम घंटों का करना पड़ता था वो मुझे तुरंत सर्च करके ले आ देते थे डेटा। तो मुझे ये चीज लगा कि इस तरह की चीजें लेके आना चाहिए उसी चीज को। खैर मैंने फिर कंप्यूटर में आ भी गया था, तो मुझे इस तरह का इनोवेशंस करना मुझे पसंद भी है। उसी समय से मैंने इस तरह के प्रोसेस को लेते आ गए, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया जाए। तो मैं जैसे कि जैसे जॉब पीरियड में था, तो वो तो आईटी, प्योर आईटी कंपनी थी, जैसे वेबसाइट वगैरह डेवलप और सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे वो लोग पूरा, ठीक है। जैसे अलग अलग जावा पे और कई और लैंग्वेजेस थे, उस पे अपना प्रोग्राम बना के वो लोग देते थे कस्टमर्स को। वो क्या काम करते थे कि बड़ी कंपनियों को ही सर्विसेज देते थे। अक्सर सॉफ्टवेयर जो है ना बड़ी कंपनियां ही लेती हैं, छोटी कंपनियां कोई नहीं लेती। छोटी कंपनी तो वैसे ही थोड़ा बहुत कर लिया, एक्सेल पे या गूगल सीट पे बना लिया, अपना डेटा इजीली अकाउंटिंग कर लेते थे। लेकिन छोटे के लिए बहुत सारी समस्याएं होती थी। तो मुझे 1-2 चीजें समझ में आई, जैसे कि छोटे बिजनेस, बड़े लेवल का इंस्ट्रूमेंट्स, बड़े लेवल का इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कॉल से रिलेटेड कॉल मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर या सीआरएम हो गया या वेबसाइटें हो गई, उस तरह की चीजें नहीं कर पाते थे। तो उनके लिए हमने कहा कि इन लोगों के लिए कुछ सोल्यूशन लाया जाए।
कंपनियां जो होती हैं उनके पास तो बड़ी बड़ी कंपनियां ऑप्शन दे देती हैं। हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं, हमारे सारे क्लाइंट स्मॉल साइज इंटरप्राइजेज के बिजनेस है। गवर्नमेंट भी कहती है कि हम इंटरप्राइजेज के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। लॉकडाउन में लोन के नाम पे केवल बेवकूफ बनाएगा, लोन किसी को कुछ नहीं मिला। मैं खुद ट्राई कर रहा था कि मुझे कुछ लोन मिल जाए, मैं अपने बिजनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्ट कर लूं। तो मैं भी गया था लोन के लिए बात करने की, ये इतनी सब्सिडी मिल रही है, ये मिल रही है, सारा हुआ था, कुछ भी नहीं था। कि आज भी बैंक मैनेजर से बात किया तो वो कह रहा है भाई कुछ क्या कहते हैं उसको, देना होगा। आपको सिक्योरिटी नहीं देना तो अलग बात है, वो तो लीगल प्रोसेस, कुछ आपको वो देना, सिक्योरिटीज प्रोसेस करनी पड़ती है कि कुछ आप क्या गारंटर के तौर पे कुछ प्रेजेंट करना। तो वो बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट था। आपका बिजनेस कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है। आपको गारंटी क्या है कि आप रिटर्न कराएंगे, हम बिजनेस पे तो नहीं लोन। आज भी बिजनेस के लिए आप लोन लेने जाइए, आप बिजनेसमैन होम लोन लेने जाइए, मैंने अपना होम लोन लिया था एक, तो वहां पे होम लोन लेने जाइए तो भी आपको गारंटी का कॉन्सेप्ट आएगा। वहां पे बिजनेसमैन को लोन नहीं मिलेगी, नौकरी वाले को 2 मिनट में लोन मिल जाएगा कट से, क्योंकि उसका स्टेटस वो होता है कि हर महीने एक फ्लो में सैलरी क्रिएट होती है। और वही बिजनेसमैन का स्टेटस देख लेगा तो वो नहीं देगा लोन। ऐसी चीजें कई बार बहुत बहुत पैसा आ जाता है, कई बार बिल्कुल ही नहीं आता। पेमेंट का फ्लो बहुत डाउन, कभी कमाए तो ठीक, नहीं कमाए तो 2-4-6 महीने ऐसे होते हैं कि फिर घूमने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति होती है अक्सर स्मॉल साइज बिजनेस में, होता है कि एकदम कड़की झेलनी पड़ती। कड़की मतलब नो मनी, मतलब हमारे पास अब बैलेंस ही नहीं है और अभी 2-4 महीने आने की उम्मीद भी नहीं है कि जब तक हमारा प्रोजेक्ट फाइनल नहीं होगा क्लाइंट पैसा नहीं देगा। जब तक हम उसको प्रोजेक्ट फाइनल करके नहीं देते हैं तब तक फाइनल सेकंड पेमेंट देगा ही नहीं। तो ये सारी समस्याएं झेलनी होती है, उस प्रोजेक्ट को हमें डेवलप करने में काफी टाइम लगने वाला है। तो ये सब चीजें फिर होती है समस्याएं। आपने फिर भी किसी तरीके से किया है। अच्छा, ये जो आपका आपकी कंपनी है बूस्ट अप ब्रेन टेक्नोलॉजी, इसका मतलब इसको आपने कब संस्थापित किया, कब आपको लगा कि हाँ मैं ये कंपनी ओपन करता हूँ? देखिए स्टार्ट तो हमने 2016 में ही करी थी। उस समय क्या हुआ था, 2016 में ना नोटबंदी हो गई थी। नोटबंदी हुई थी तो उस समय हमने अपना कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कराई थी, बूस्ट अप ब्रेन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन उसी समय जिससे भी पैसे के लिए मैं बात करा था ना इन्वेस्ट के लिए, वो नोटबंदी के बाद उसने मना कर दिया कि भाई मैं पैसे दे नहीं पाऊंगा। वो इसीलिए लेकिन 2020 में आपने कहा कि मैंने चैनल बनाया, तो वो जो कोरोना का टाइम था कि भाई फ्री है एकदम अब तो वीडियो बनाओ। हाँ। तो क्या ये इस दौर का था उसी दौर का ही है, कोरोना के अब तो भाई टाइम ही टाइम है, घर में बैठ के करना क्या है, वीडियो ही बना लेते हैं हम। हाँ, और दुनिया देख ही रही है, दुनिया के पास काम ही क्या है, वो टीवी देख रही है, यूट्यूब ही देख रही है। हाँ, तो कुछ नया सीखने को मिल जाए। उसी समय तो ग्रो किया ना हमारा चैनल भी ग्रो, क्योंकि उससे पहले भी हमने चैनल्स तो क्रिएट पहले से कर रखा था, लेकिन क्या हो रहा था ना कि उस तरह का ग्रो नहीं हो रहा था और उसमें 10, 20, 50 व्यूज आ जाते थे, बस इतना ही होता था। तो उससे फिर रिस्पांस भी नहीं, तो हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा कोई पर्सनल मोटिवेशन था आपका इसको इनोवेट करने का, जो आपकी कंपनी है उसके लिए? नहीं, ये तो शुरू से ही प्लान्स रहा है कि बिजनेस में फोकस करेंगे हम। अच्छा, तो बस ये था कि करना है तो हमने ये करना है जी, तो ये इसलिए आ गया। अच्छा, लेकिन आईवीआर की बात करें तो सिस्टम में स्पेशलाइजेशन के लिए चुनने का आइडिया आपको कि ये कहाँ से आया कि आप इसमें स्पेशलाइजेशन? देखिए इसके लिए क्या होता है ना कि प्रॉब्लम्स आती है। मैंने जैसे अपना एडटेक कंपनी स्टार्ट करा था ना, तो उस समय हमने कई चीजें जैसे कि कंपनी के लिए क्या क्या चीज चाहिए होंगी, तो उसमें हमें कॉल मैनेजमेंट और ऑटो अनाउंसमेंट जैसी समस्याओं को मैंने बहुत सारी कंपनियों को टच करा था। लगभग ऐसी आईटी कंपनियों को हमने देखा था जो आईवीआर सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। अच्छा, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि ये लोग जो सर्विस प्रोवाइड कराती हैं वो लोग क्लाउड का ऑप्शंस प्रोवाइड कराती हैं। क्लाउड का मतलब आप जानती होंगी कि एक पैनल्स दे दिया गया, उसके पास कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लॉगिन दे दिया गया, उस लॉगिन से वो अपना रिकॉर्डिंग देखता है। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स देती थी और उसकी आज भी देती हैं। तो वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा चार्ज करती हैं, प्लस डेटा का तो चोरी अलग से होती है। खैर मैं ऐसे नहीं किसी कंपनी को ब्लेम कर सकता कि नहीं कौन सी कंपनी क्या चोरी कर रही है, खैर होती है, क्योंकि किसी का
हमारी कॉलें आ रही हैं किसी के माध्यम से डाइवर्ट होके, जैसे हम एक आईवीआर बना दें। आईवीआर का मतलब होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। जैसे आप बहुत सारी कंपनियों में कॉल करते हैं, नमस्कार, हमारी कंपनी में आपका स्वागत है। सेल्स के लिए 1 दवा, एडमिशन के लिए 2 दवाएं, प्रिंसिपल से बात करने के लिए 3 दवाएं, और हमारे कस्टमर केयर अधिकारी से बात करने के लिए 9 दवाएं। 9 दवाएं। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो ये प्रोसेस में क्या हो रहा था ना कि ये क्लाउड वाले अपने हिसाब से डिमांड कर रहे थे, वो तो अलग बात हो गई। दूसरा, उसमें क्या हो रहा था कि जो डेटा, जैसे किसी कस्टमर का कॉल आया तो एक जगह से क्लाउड के सर्वर से डाइवर्ट होके आ रहा है, तो वहां पे डेटा तो लीक होने की स्टोर भी हो रहा है आपका डेटा, स्टोर उनके सर्वर पे हो रहा है ना, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड। आज भी अमेजोन की बात की जाए, अमेजोन भी डेटा पे तो गेम कर रहा है, किसी को पता नहीं है। सच्चाई ये है कि डेटा पे गेम हो रहा है। वैसे ही क्लाउड कंपनियां भी डेटा पे गेम कर रही थी, किसी को पता ही नहीं है। भले एग्रीमेंट में हमने लिख दिया कि हमने नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, किसके पास एविडेंस है उस डेटा में, कुछ भी कर ले, किसके पास एविडेंस है? किसी के पास नहीं है। तो इस चीज पर प्रॉब्लम्स आती थी बहुत सारा। तो हमने देखा छोटे बिजनेस के लिए तो ये लोग पहले तो सरवाइव नहीं कर पाते थे इतना ज्यादा कि 3000 एक कॉल के लिए 3000 महीना पे करे। तो हमने कहा कि इस चीज के लिए क्या उपाय है। तो मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कलेक्ट किए, ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट। तो इसमें हमने एक सॉफ्टवेयर के साथ हमने एक डिवाइस क्रिएट करी, इन्वेंट करी, इस तरह का बनाया, बहुत सारी चीजें। खैर इसके बहुत सारे हेल्पर्स, सपोर्टिंग कंपनियां भी रही हैं। खैर हमने बहुत सारे आउटर कंट्री से हमने मंगवाए प्रोडक्ट। हाँ, जैसे कि जो पीसीबीज वगैरह होती है वो इंडिया में तो खैर ना के बराबर थी, मिल भी रही थी, बहुत महंगी मिल रही थी। ज्यादातर चाइना से इंपोर्ट करते हैं। चाइना से, जी जी, क्योंकि ये चीज के लिए चाइना ज्यादा, जो मदरबोर्ड, सर्किट बोर्ड था वो मंगाना हमें अदर कंट्री से ही मंगाना पड़ा, इंडिया में ऑप्शंस नहीं थे। तो आप ट्रेडिंग करते हैं या खुद मैन्युफैक्चर भी है? नहीं, देखिए मशीनरीज तो हम लोग पीसीबी डिजाइन करके भेज देते हैं, वहां से बन के आ जाता है। अच्छा, पीसीबी डिजाइन करनी पड़ती है, जैसे क्या उसका पूरा क्या चाहिए रिक्वायरमेंट डाल देते हैं आप, आपकी कि मुझे ये चीज चाहिए। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग उसको बना करके पीसीबी बना के हमें भिजवा देते हैं। फिर आप उसको उसी हिसाब से फिर हम अपने सॉफ्टवेयर के इंटीग्रेट करके उसको फिर चला कर देते हैं। वो पूरा का पूरा डमी बना करके देते हैं। इंटरनल जो सॉफ्टवेयर होता है वो आप लोग डालते हैं? जी 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 जी, सारी चीजें। और अकॉर्डिंग का पूरा प्रोसेस हम लोग फिर बाद में डालते हैं, उस चीज में इंसर्ट करते हैं। अच्छा, ये इस मशीन को डेवलप करने में कितना समय लग जाता है? जैसे कि आपने पीसीबी दिया, देखिए इसका तो एक्यूरेसी कुछ भी नहीं, क्योंकि कई जगह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स भी मिक्स है इसके अंदर। मतलब किसी दूसरे के भी रिसर्च इसके साथ इनबिल्ट है। होंगे ये मेरा ही पूरा डायरेक्ट प्रोजेक्ट है तो ये नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें बाहर से ली गई है, जैसे होता है ना कि कोई चीज हम बना रहे हैं, जैसे एक हीरो की बाइक है, मान लीजिए बाइक है, तो उसके बहुत सारे पार्ट्स अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं। लेबलिंग अपना, असेंबल अपना प्रोसेस होता है। जैसे हीरो होंडा का नाम आपने सुना होगा, उसके पार्ट्स अंदर देखेंगे तो बहुत सारे। नोकिया के मोबाइल की बात करिए तो नोकिया के मोबाइल के अंदर पीसीबी देखेंगे तो चाइना के मेड है, आप खोल के कभी देखिए। बहुत सारे और भी इक्विपमेंट्स हैं। खैर आज से इंडिया में लगभग 90% मोबाइल्स तो सब चाइना मेड है, कि हमने अलग अलग जगहों से अलग अलग पार्ट्स मंगा के अपना असेंबल करके हम लोग आज भी देते हैं। खैर ये काफी सस्ता होता है, स्मॉल साइज बिजनेस के लिए काफी अच्छी चीज है। जैसे कि अगर बात किया जाए, जैसे कि एक बिजनेसमैन है, एक मोबाइल खरीदता है, ठीक है, अब खरीद लिया तो इसको सारी कॉल्स इस पे आ रही है, इसको बार बार पैसे देने नहीं पड़ते हैं। क्लाउड में क्या प्रॉब्लम होती थी, हमने तो एक नंबर ले लिया है, हर महीने उनके अकॉर्डिंग पेमेंट करने हैं, 3000 4000 जो भी चीज हो, जितनी मतलब उसकी बैंडविड्थ क्रिएट करेंगे, कॉल का कॉन्करेंसी जनरेट करेंगे, कितनी कॉल्स आ रही है एक टाइम में, या फिर जितनी चीजें हैं पे करना पड़ता है। इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा पे नहीं करना है, एक बार जो भी मशीन का कॉस्ट है कि इनिशियल बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ता है, एक बहुत इनिशियल जितनी में मोबाइल मिल जाती है उतनी ही कॉस्ट में हम आईवीआर विद सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, जो कि स्मॉल साइज बिजनेस तो मोबाइल 6-7 हजार में भी मिल रहा है और 1.5 लाख में भी मिल रहा है। तो आप कौन से? अब ये देखिए 1.5 लाख वाला कोई खरीद रहा है ना मैम, तो वो छोटा आदमी तो नहीं है,
सीधी सी बात है, एक नॉर्मल पर्सन जो है ना 10,000 15,000 की मोबाइल खरीदेगा, बहुत करेगा, बहुत ज्यादा थोड़ा पैसा 20, हो तो 25,000। 25,000। हमारे पास भी 10,000 7,000 8,000 की मोबाइल है, इससे ज्यादा हम तो यूज ही नहीं, हमें तो लग रहा है कि इसी से मेरा काम हो जाएगा। और 30,000 का भी मैंने एक पर्सन बगल के लिए है, मतलब बगल के 7वीं घर के, तो उन्होंने 30,000 का मोबाइल ले लिया, बहुत ज्यादा फैशन में, वो भी उतना ही काम करे, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। खैर कैमरा वैमरा एक्स्ट्रा होगा, मैं मानता हूँ कि कैमरे क्वालिटी अच्छी है, मेमोरी ज्यादा होगी, लेकिन लगभग लगभग जितनी आवश्यकताएं हैं उतनी तो हमारी पूरी हो जा रही है। ठीक है, तो हमें उतने में ही काम हो जा रहा था। हमें उसी तरह से आईवीआर का भी है, मैं उसी टाइप का रेंज की बात कर रहा हूँ। तो ये क्लाउड आईवीआर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई हार्डवेयर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। हार्डवेयर लगाने की बात, जैसे कि बात किया जाए कि हम जैसे ये है मोबाइल है, इसमें हम एक सिम लगा देते हैं, कॉल्स वगैरह सारी चीजें इसी एप्लीकेशन या इसी इन्वायरमेंट में होती हैं। जो भी प्रोसेस होना होता है यहीं पे होती है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, अलग अलग सिग्नल से, यहाँ से मतलब अलग डिवाइस से जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, यही चीज होती है। क्लाउड में क्या होता है कि ये डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। खैर सेकेंडरी एक सर्वर होता है, उसी सर्वर में सारा प्रोसेस कॉल स्टे करती है, वहीं पे कॉल आ जाती है, वहीं पे जितना भी प्रोसेस होती है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस वाला वो उनके सर्वर पे होता है। उसके बाद फिर कहीं पे कॉल दी जाती है, जो भी उनके अलग अलग एजेंट्स होंगे, तो सारा जो प्रोसेस होता है उनके सर्वर पे हो जाती है। तो इसलिए जो है क्लाउड वाला प्रोसेस काफी कॉस्टली हो जाता है, सर्वर का भी एक्सपेंस हैंडल करना पड़ेगा, और जो एजेंट होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनके पास जो है ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ जाती है। अच्छा ये बताइए कि अगर हम बात करें बूस्ट अप ब्रेन, ये जो आपका बूस्ट अप ब्रेन है सर, क्या आने वाले समय में ये क्लाउड बेस्ड आईवीआर लेकर के आएगा? देखिए, ये जो क्लाउड की बात किया जा रहा है, क्लाउड बार बार हो रहे हैं, क्योंकि हम तो क्लाउड के टॉपिक पे आ गए तो आपने क्लाउड पे ही स्टार्ट कर दिया। खैर क्लाउड को हम स्टार्ट उस तरह से नहीं करना चाहते जिस तरह से कि मतलब कंपनियां कर रही हैं। अच्छा। हमारा क्लाउड का स्ट्रक्चर कुछ अलग ही बनाने का प्लान है, जिससे कि इजीली किसी को सही तरीके से दे दिया जाए और उनमें पूरा कंट्रोल्स उन्हीं के हैंड में हो, या फिर ऐसी कुछ डिवाइसेस बनाई जाए जो कि सॉफ्टवेयर से लिंक तो रहे लेकिन लैंड वहीं पे करे। जैसे कि क्या होता है ना कि हमारी जो डिवाइस बेस्ड आईवीआर सिस्टम है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, या फिर बहुत सारे मतलब उनके एंड में होने के कारण प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा जनरेट होती है। और क्लाउड में क्या होता है कि वो अपना इंजीनियर अपने पास अपने सर्वर पे हैंडल कर लेते हैं, जो भी कॉल मैनेज करनी होती है अपने सर्वर पे मैनेज कर लेना होता है। तो ये थोड़ा सा आसान होता है कि बार बार कस्टमर एंड में कस्टमर जो है नॉन टेक पर्सन होता है ना, तो उनको किसी काम को चेंज करवाने के लिए बहुत ज्यादा मतलब प्रोसेस करना पड़ जाता है। प्रोसेस का मतलब जैसे कि अब भाई कस्टमर को ये चीज करके दो, ये थोड़ा सा कमांड इधर कर लेना, यहाँ से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये कुछ समस्या है, तो उस उनके एंड पे काम करना थोड़ा सा दूर बैठ के मुश्किल हो जाता है। और क्लाउड में क्या होता है कि अपने जगह से हैंडल हो जाता है, बस इतनी बेनिफिट होती है। और बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब सर्वर अपने पास रखते हैं ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम चीजें रखेंगे, अच्छी क्वालिटी की चीजें जो रखी जाएगी, तो जो एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे जो कि हम क्लाउड वाले देते हैं वो सारी फीचर्स हम दे सकते हैं। तो हम लाएंगे, लेकिन ऐसा लेके आएंगे कि कस्टमर के लिए सस्ता भी पड़े और ज्यादा मंथली प्रोसेस ना हो या ईयरली प्रोसेस पे हो कि ईयरली सब्सक्रिप्शन देना पड़े, ज्यादा महंगा नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि मंथली सब्सक्रिप्शन कोई स्मॉल बिजनेस के लिए ना बहुत ज्यादा प्रेशर वाला काम हो जाता है कि अरे 20 दिन बीता नहीं 10 दिन बाद फिर देना पड़ेगा, तो बहुत सारा एक्सपेंस उसमें फिर उसको समझ ही नहीं आता। साल भर किसी प्रोजेक्ट या किसी सर्विस को ले लेता है ना, तो साल भर जब यूज कर लेता है तो उसको खुद पता चल जाता है कि यार हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, तो अगला रेन्युअल कराएगा, अदरवाइज नहीं कराएगा। तो इस तरह की चीजें होंगी। क्लाउड में क्या होता है, हर महीने 3 महीने का एडवांस लेते हैं और बहुत ज्यादा चार्ज कर लेते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनको कि ये डिवाइस बेस्ड आईवीआर सिस्टम पसंद नहीं आता, या फिर फीचर्स उतना नहीं है जितना क्लाउड वाला दे रहा है। इसलिए हमें कुछ बड़े टाइप के
क्लाइंट्स मतलब नेक्स्ट ईयर तक हम देख लेंगे, आप लेके आ जाएंगे। और आप 26 अगर आपके चार्जेस की बात की जाए तो क्या जो कंपनी चार्ज कर रही है, अभी आपने बताया, वही लेंगे या आपका चार्ज कम होगा? अभी इसके प्राइस के बारे में तुरंत डिसाइड कर पाना मुश्किल है, क्योंकि देखिए सर्वाइवल की बात किया जाए तो सर्वाइवल ही नहीं, उसको मेंटेनेंस भी देखना पड़ता है कि बहुत सारा चीजें हैं। खैर क्लाउड पे अपने एंड पे ज्यादा प्रोसेस देखनी होती है, कस्टमर एंड पे कम होता है, तो हो सकता है कुछ कम हो, बाकी जो भी चीजें हैं उसी समय ही डिसाइड होगा। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारा कोई प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से हैंडल अभी हुआ नहीं है, अभी स्टार्ट प्लान हुआ है। जैसे एक लॉजिक डायग्राम हमारे पास, एक ग्राफिकल चार्ट सेटअप हुआ है, केवल डिजाइनिंग हुई है, अभी कुछ भी इस पे प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, हम बात कर रहे हैं आईवीआर पे, तो चलिए उस पे आते हैं, क्योंकि आप क्लाउड कह रहे हैं कि क्लाउड बेस अब बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। तो ये जो ट्रिपल एडवांस आईवीआर के फीचर्स जैसे वॉइस ब्रॉडकास्टिंग और ऑटो डायलर को कैसे डिजाइन किया जाता है? देखिए ऑटो डायलर की बात किया जाए तो ऑटो डायलर वैसे तो आज के जो टेलीकॉम एक्ट है ना, जो अभी 2023 का जो टेलीकॉम एक्ट लागू हुआ है, उसके बाद जो है ना ऑटो डायलर जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से वैलिड नहीं रहा। अच्छा, ठीक है, फिर भी कुछ हद तक, जैसे हमारे कुछ क्लाइंट है, मान लीजिए हमारे पास 100 क्लाइंट है, ठीक है, उनको हमें डेली वाइज कुछ या फिर वीकली वाइज या मंथली वाइज कुछ हमें सब्सक्रिप्शन देना है या कुछ अनाउंसमेंट करनी है, कुछ प्रोसेस करना है। जिन्होंने हमें मतलब ऑफर करा है, ठीक है, कि हमें आप कॉल कर सकते हैं, परमिशन दिया है, ठीक है, उनको आप कॉल कर सकते हैं। ऑटो डायल से क्या होता है कि टाइम बचता है। जैसे कि टाइम बचने का मतलब कि हम मान लीजिए कि 100 नंबर है हमारे पास, हम एक एक नंबर बार बार टाइप करके हम लगाएं, जी नमस्कार सर आपका ईएमआई बाकी आप पे करवा दीजिए, फिर जी सर नमस्कार ईएमआई बाकी पे करवा दीजिए, तो ये काफी क्रिटिकल हो जा रहा है। ठीक है, अब वही चीज अगर हम एक बार ही सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दें, एक ही बार लगती जा रही है, जैसे कट नेक्स्ट कॉल लग गई, दूसरी कॉल जैसे कट हुई नेक्स्ट कॉल प्रोसेस हो गई, बार बार टाइप नहीं करना पड़ रहा है कि हम एक नंबर देख रहे हैं फिर टाइप कर रहे हैं 99 98 ऐसे कुछ जी, फिर नहीं लगा, फिर दूसरा टाइप कर रहे थे, हर टाइप करने में एक एक 2-2 मिनट वेस्ट हो रहा है। तो वो चीजें बच रही है। एक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है कि बार बार वो टाइप कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत, बीच में टाइम भी वेस्ट कर लेगा, तो उससे बहुत ज्यादा मतलब बर्डन पड़ रहा है। और इसमें क्या होगा कि बार बार बर्डन नहीं पड़ता है, एक ही बार सॉफ्टवेयर में अपलोड करिए, वो लगाता जाएगा, जैसे ही एजेंट खाली होगा उसको कॉल दे देगा। एक दिन में इसका कोई लिमिट होता है? नहीं, देखिए एक दिन में ना, ये ट्रिपल एडवांस आईवीआर की बात करें तो 200 से 300 कॉल किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक दिन में? एक दिन में 300 कॉल। नॉर्मल टेलीकॉलर मोबाइल से भी करता है, 200-300 कॉल कर लेता है, लेकिन ट्रिपल एडवांस से थोड़ा आसान और सही तरीके से होती है। साथ में एक सीआरएम बेस्ड एनवायरनमेंट मिल जाता है, सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट एनवायरनमेंट मिल जाता है, जिसमें कि कस्टमर का पूरा डेटा लिख दे कि इस बंदे ने ये कहा, इस बंदे ने ये कहा, एक रिपोर्ट जनरेट करने के लिए मिल जाता है, इसी को सीआरएम बोलते हैं। अच्छा, कि वो कस्टमर ने क्या रिप्लाई किया वो भी आ जाता है वहां पे। नोट्स में आप डिसीजन टेबल में लिख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, इस तरह से हम उस पे एंट्री करते चले जाएंगे, तो एक एक्सेल टाइप का बन के चला आएगा। तो वो किसी मैनुअली टाइप करना होगा ना? मैनुअली मतलब कंप्यूटर के साथ ही तो होगा वो। नहीं, मतलब जैसे कि वो आईवीआर खुद टाइप करके देगा आपको, कि जैसे कॉलिंग खत्म हुई, या आपको खुद सुन करके और करना पड़ेगा? एंट्री तो खुद ही करनी पड़ेगी ना एंट्री। हाँ। पहले लोग कॉल कर रहे होते हैं तो हाँ इन्होंने क्या कहा उसका लिखना पड़ेगा ना, एक डायरी पे बना के लोग पहले कॉल करते थे, ऐसे ही करते थे। अब क्या हो रहा है कि मैनुअली नहीं करनी है, सीधे सॉफ्टवेयर पे अपना क्लिक किया, ये मना कर रहा है, दोबारा कॉल मत करना, ऐसे कुछ बने होते हैं पहले से, तो वो प्री डिफाइंड वैल्यू उसमें चूज कर देते हैं, पता चल जाता है, हमें टाइप नहीं करना पड़ता ज्यादा कुछ भी, तो इजिली मैनेज हुई हो जाता है। ओके, तो क्लिक करके ही हो जाता है, ज्यादा टाइप करने वाली जो चीज होती है वो नहीं रहती है। लगभग बहुत सारी चीजें कंप्यूटर में आ जाने के बाद ज्यादा टाइप करने के प्रॉब्लम तो घट गई ना, पहले से भी आज भी हो रहा है। एआई आ गया तो एआई ने तो और ज्यादा आसान कर दिया, जो पैराग्राफ बनाना है, कुछ भी बनाना है, हम इजिली बना ले रहे हैं।
पहले थोड़ी सी टफ होता तो फिर भी टाइप करना हमें, जैसे प्रोग्राम करना है तो ज्यादा कमांड नहीं लिखनी होती, इजिली लिख दे रहे हैं कट से, आधे 2 अल्फाबेट लिख रहे हैं तो पूरा वर्ड आ जा रहा है, खटाखट तुरंत हम करते चले जा रहे हैं, तो इजिली हो रहा है ना सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आईवीआर में भी हमारे कॉलिंग सिस्टम को थोड़ा आसान बना दे रहा है। दूसरी बात, ट्रिपल एडवांस में जो बातें हो रही हैं वो सारी रिकॉर्ड भी होती हैं, जैसे हम मोबाइल से बात कर रहे होते हैं तो रिकॉर्ड नहीं होती है, इसमें रिकॉर्ड भी होती है। उसी तरह से एडवांस का भी मॉडल थोड़ा हमने सस्ता करा, जो लोग चाहते हैं कि जैसे आजकल गैस एजेंसीज हैं, गैस एजेंसियों के लिए ना हमारे आईवीआर लगभग हमने 200 से 250 गैस एजेंसियों को हमने अपना एडवांस आईवीआर मशीन दिया है। अच्छा, हाँ, ऐसे मतलब ऑल ओवर इंडिया के लगभग 250, बाकी तो और भी कहाँ से कैसे लिए पता नहीं, बट हमारे जितने भी गैस एजेंसीज हैं जो कांटेक्ट के लगभग 250 से ऊपर हैं जिन्होंने हमारा ट्रिपल एडवांस या एडवांस आईवीआर मशीन ली है, और वहाँ गैस एजेंसीज के लिए परमिट किया गया कि ये डिवाइस आप अपने ऑफिस में जरूर लगाइए, अपना खुद का आईवीआर सिस्टम। अब क्लाउड वाला ले लेंगे तो बहुत ज्यादा मंथली रेंटल, इसमें कुछ भी नहीं, जैसे मोबाइल खरीद लिया, अब ये 5 साल से चल रही है, हमें इसको पैसे तो नहीं देने हैं ना, हमारा कॉल भी चल रहा है, सब कुछ मैनेज भी कर रहा है, वैसे ही आईवीआर है, सारा कॉल रिकॉर्ड भी कर रहा है, मैनेज कर रहा है, सीआरएम बना हुआ है, हमें बार बार पैसे नहीं करने हैं। जो सिम लगा रहे हैं उसका तो कॉमनली 199 का रिचार्ज करने, बस इतना ही करना महीने का, वो तो बहुत कॉमन सा, एक मोबाइल रखेंगे तो करना ही पड़ता है, वैसे ही उसमें का। अच्छा, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइसिंग है वो 8,500 रुपए से शुरू स्टार्ट होती है, तो इतनी अफोर्डेबल प्राइस रखने का कारण क्या है? ये बहुत ही कम सस्ता रखा है आपने। जैसे ये सस्ता ही तो है, वही कह रही हूँ कि इतना सस्ता रखने का कारण। देखिए ये बहुत ज्यादा और ज्यादा इसमें कोई मार्जिन नहीं है, इसमें सर्विस कॉस्ट वगैरह जुड़ा हुआ है, इसमें भी सर्विस कॉस्ट वगैरह भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कस्टमर लेने के बाद साल भर सर्विस वारंटी हर चीज देखनी होती है, तब जाके यहाँ पे इस तरह की कॉस्ट बना के लेके आए हैं, नहीं तो ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस नहीं होती है। सस्ता रखना कोई स्ट्रैटेजी है, बिजनेस स्ट्रैटेजी? देखिए स्मॉल बिजनेस वाले सरवाइव नहीं कर पाएंगे कि हम इसको 50,000 की मशीन बना के बेचें, तो फिर नहीं हो पाएगा ना, हमें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों तक पहुंचाना है इस चीज को, कि अपने आसानी से इस चीज को मैनेज कर सके, अपने बिजनेस को, जो स्मॉल साइज है, लोग मोबाइल से कितना हैंडल करेगा, सबसे अच्छा है इस चीज को लगाया, इजिली हैंडल करेगा, ये सारी चीज। अच्छा, ये जो छोटे बिजनेस जैसे कि सेल्स फार्म्स के लिए आईवीआर का सबसे बड़ा जो यूज केस है वो क्या है? देखिए आईवीआर का मतलब होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया अभी कि जो क्या होती है ना कि आज के समय में हर बिजनेस कॉल पे डिपेंडेंट हो गया है, कस्टमर कहीं पे भी होगा कॉल कर लेगा, ऑर्डर बुक करना कॉल करेगा, क्योंकि मेल करना या फिर वैसे करना या फिर दुकान या ऑफिस पे जाके ऑर्डर करना थोड़ा सा बदल चुका है, अब क्या सिस्टम हो गया, सब कुछ कॉल पे हो गई है। लेकिन कॉल्स पे जो हो तो गई है, लेकिन उसको मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो गया। मोबाइल्स में जैसे मान लीजिए 50 कॉल आ गई तो आपकी डेटा खो जाएगा, 50वां कॉल कब आई थी, कितनी आई थी, आपको खोजने के लिए 15-20 मिनट 1 घंटे लग जाने वाले हैं। और इस आईवीआर में अगर होगा ना 50 कॉल आई हुई है तो एक सिस्टमेटिक वे में आपको कंप्यूटर के डिस्प्ले पे दिखता रहेगा। अच्छा, उसमें डेट वेट वगैरह भी दिखता है। छोटे बिजनेस को, जिनको कि 100 कॉल डेली आती है, छोटा ही बिजनेस माना जाता है, जिनको 100 कॉल्स तक आ जाती है पर डे, उनके लिए हमारा ट्रिपल एडवांस मशीन काफी अच्छा है। अच्छा, तो इसलिए छोटे बिजनेस को जो कॉल मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, जो प्रॉब्लम्स है कि रिकॉर्डिंग हो गई, जैसे एक पर्सन थे, उन्होंने हमारी मशीन लेने के बाद इतना ज्यादा खुश हुए कि कहना नहीं कि क्या चीज आपने जादू दे दिया, ऐसा उनको फील हुआ। और उनकी फीलिंग्स में समझा तो मुझे, हाँ, तारीफ बहुत ज्यादा की कि हमारी जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको हमने इतना, क्योंकि उन्होंने क्या हुआ था ना कि पहले सबसे पहले क्लाउड लिए थे उन्होंने। क्लाउड में क्या हो रहा था कि परेशानियां हो रही थी, क्लाउड केवल इनबाउंड सॉल्यूशंस देता है, इनबाउंड मतलब इनकमिंग कॉल को ही हैंडल करने का परमिट करता है, आउटबाउंड कॉल्स नहीं करवाता। इसमें क्या हो रहा था कि इनकमिंग कॉल्स भी हैंडल करवा देता, आउटबाउंड कॉल। तो उनके पास क्या आते थे कि ऑर्डर आते थे, जी नमस्कार सर, हाँ आपका ऑर्डर हमने नोट कर लिया है, उसी बीच में 2-2 कॉल्स, एक कॉल्स और आ जाती थी, वो कभी कभी लिखते नहीं थे, भूल जाते थे, कुछ ऑर्डर्स का मिस हो जाता था। उनका प्रोसेस ये होता था कि कॉल आई है, बात तो किया लेकिन लिख नहीं पाए, तब तक गड़बड़ हो गया कुछ भी। तो इस
चक्कर में क्या होता था कि ऑर्डर मिस हो जाता था, नेक्स्ट डे उनको प्रोसेस करना होता था। तो क्या होता था, एक एग्जीक्यूटिव को सारा दे देते तो सारी रिकॉर्डिंग सुन सुन के क्या क्या ऑर्डर किया है रिवाइज करके वो सारा नोट कर लेता। बार बार कॉल करना भी कस्टमर के पास अच्छा नहीं होता है कि नहीं पूछा जाए कि जी आपने क्या ऑर्डर किया था, तो नॉन प्रोफेशनल हो गया ना। वहां पे रिकॉर्डिंग सुन के ऑर्डर फिर से कर लिया, तो ये चीजें काफी आसान हो जाती है, प्रोफेशनल भी काम हाँ। हो जाता है। तो वो क्या होता था कि गार्जियन से फीस कलेक्ट करवाने की बात करनी थी, तो क्या होता था कि हर महीने या 6 महीने पे फीस का या एडमिशन का नोटिस देना होता था। तो कॉल ऐसे करते कि जी नमस्कार, एक अनाउंसमेंट वाइज बनाते छोटा सा कि इस कॉलेज से बात कर रहे हैं हमें, और एडमिशन का डेट स्टार्ट हो गया है आज से, और ये इस एडमिशन का लास्ट डेट ये है, जल्द से जल्द आप लोग एडमिशन करवा लीजिए, री एडमिशन जो भी प्रोसेस है। तो ऑटोमेटिक अगले दिन उनके पास ट्रैफिक आ जाती है एडमिशन कराने वाले। तो कॉलेज से कॉल आई थी, पता चल गया उनको, कोई एजेंट बैठाना नहीं पड़ा, विदाउट टेलीकॉलर एजेंट के एक रिकॉर्डिंग बना के कॉल कर दिया, 100-200 लोगों को कॉल चली गई, उतने लोगों को पता तो चल गया अनाउंसमेंट। तो इस तरह से नोटिस भेजने के लिए, अनाउंसमेंट करने के लिए बहुत अच्छा चीज है। और ये 200-300 कॉल करना, कोई उस तरह की स्पैमिंग जो परमिट करते हैं, मैंने शुरू में बोला एक चीज कि परमिट करे उन्हीं को कॉल करना, वैसे करेंगे तो स्पैमिंग कॉल है कि हम आपका नंबर नहीं जानते, हमने कहीं से डायल करके आपको कॉल कर लिया, तो ये क्या होगी, स्पैम कॉल होगी। इसको हम स्पैम कॉल बोलते हैं। अच्छा। कि बिना किसी की परमिशन हम किसी को कॉल कर रहे हैं, वो भी मार्केटिंग कॉल। तो हाँ नहीं, जैसे कि हम अननोन नंबर पे भी कॉल करते हैं तो उसमें स्पैम लिखा हुआ नहीं आता है, वो अलग से नंबर्स होते हैं जैसे स्पैम कॉलिंग। गवर्नमेंट ने इस पे परमिट नहीं करी है ना कि किसी पर्सन को आप अनाउंसमेंट कॉल करिए बिना परमिट, तो ये गलत काम हो गया ना एक तरह से। अक्सर लोग साइबर क्राइम प्रोसेस वाले लोग, बहुत सारी कंपनियां हैं, मतलब पर्सन है जो कि इस तरह कर करके गड़बड़ बरगलाते हैं या फिर इस तरह की चीजें करते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी के लिए इस पर बनाया गया कि इसमें प्रतिबंध लगाया जाए। खैर जो हमारे क्लाइंट है, मान लीजिए हमारे पास कोई स्कूल है, 500 बच्चे हैं, तो उनको कुछ नोटिस भेजना है, या फिर हमारे यहाँ जैसे लोन एजेंसी या फिर कोई भी माइक्रो फाइनेंस है, अक्सर हमारे पास तो लगभग 500 ऐसी कंपनियां होंगी जो कि माइक्रो फाइनेंस जैसी हैं। वो लोग क्या काम करते हैं, लोन भी उनका डे वाइज या मंथली वाइज वो उनकी ईएमआई जमा करवाते हैं। प्राइवेट पर्सन एक जैसे हम हैं, हमारे पास आया, हम कहें कि भाई 12% ब्याज लेंगे, मंथली 2% लेंगे, आपको ब्याज करवा दिया, उसका वसूली करवाना भी पड़ता है ना। तो वसूली कराने के लिए इस तरह की मशीनें यूज कराई जाती है। एजेंट बैठाएंगे तो कम से कम 15,000 सैलरी, 10,000 सैलरी देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि मतलब कितना कॉस्ट ये पड़ जाता है, मतलब कितने साल ये चल जाता है, कितनी बार आप कॉल कर सकते हैं, कितने साल की आप लोग सर्विस वगैरह देते हैं इसमें? देखिए इसकी जो लाइफ होती है, एक मोबाइल है एज इट इज, वो भी डिवाइस भी वही है कि चल गई तो 4 साल 5 साल भी चलेगी। जो हमने इसका डायग्राम बनाया था, जो पीसीबी डिजाइन करी थी ना, वो पीसीबी डिजाइन मोबाइल से ही लिया गया कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर एक एक चीज उसमें जीएसएम मॉड्यूल लगी है, कंडेंसर आईसी सब कुछ उसके अंदर लगी हुई है प्रॉपर, जैसे इसके अंदर भी जीएसएम मॉड्यूल मोबाइल के अंदर लगे पड़े हैं। तो उसी टाइप का डिजाइन हमने उसमें करा है। ठीक है। मोबाइल और आईवीआर दोनों लगभग सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। बस इसमें ये चीज है, कुछ मॉड्यूल हमने उठा के अपने सॉफ्टवेयर में भी कर दिया है। उससे क्या होता है कि उससे वो कनेक्ट हो जाती है और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वहाँ सॉफ्टवेयर के जरिए मतलब यूज कर लेती है। ठीक है। कुछ कोड यहाँ पे डालने के बजाय हम वहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोड को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इसलिए इजीली मैनेज भी हो जाता है सॉफ्टवेयर के जरिए, डेटा भी सेट। तो मतलब एक बार 8,500 रुपए का लो, उसके बाद वो आपके मतलब मोबाइल जितना ही अगर 5 साल 6 साल 7 साल चल रहा है तो चल सकता है। अच्छा उसमें जो वाइड मॉड्यूलेशन का है, क्या उसे बार बार चेंज किया जा सकता है मॉड्यूल? हाँ मॉड्यूल जैसे चेंज कि कर देंगे। मैंने यूज कर लिया हॉस्पिटल के लिए, फिर मैं यूज दूसरी चीज के लिए कर रही हूँ, तो क्या वो पॉसिबल है, या एक ही जगह के लिए आपने जिसके लिए इसे असेंबल कराया, जिसके लिए जो चीज उसमें फीड की गई है, उसके अलावा आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते? नहीं, आप जैसे मोबाइल किसी और पर्सन को दे दें वो भी अपनी बात करेगा, किसी और को दे दिया अपनी बात करेगा। उसी तरह से उसमें वॉइस आप अलग अलग बदल दीजिए। ठीक है। एक अनाउंसमेंट कलेक्शन का कर लीजिए, एक अनाउंसमेंट फीस का कर लीजिए, एक अनाउंसमेंट छुट्टी का कर लीजिए, एक कितने अनाउंसमेंट ऐड कर सकते हैं? जो मर्जी उसमें, जब मर्जी तब। आप मान लीजिए 100 वॉइस चेंज करके दूसरा स्टार्ट कर दीजिए,
अच्छा, इसमें कोई जीबीज और स्पेस का भी होता है? हाँ, ये 32 GB का स्पेस होता है जिसमें अच्छा। कि वो सारी रिकॉर्डिंग, बेसिकली ये ट्रिपल एडवांस मॉडल में होता है। अच्छा, जैसे मोबाइल में हमने जैसे 32 जीबी है, मान लीजिए फुल हो गया, तो मैं उसका कुछ डाटा डिलीट करूंगी तो वो फ्री हो जाएगा? सब कुछ कंप्यूटर में सिंक होके जाता रहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती बार बार कि हमें इसमें डेटा डिलीट नहीं, जैसे मैंने कोई ऑडियो डिलीट इसमें डाल दिया, ठीक है, अब वो जो इसका डाटा है, क्योंकि वो तो सेव हो रहा है ना, इसका स्पेस जो है 35 GB 32 GB, तो वो इसके अंदर है। अब मान लीजिए कि 32 GB भर जाता है, तो अगर उसे खाली करना है तो हमें उसको डिलीट करना होगा, जैसे हम डिलीट करते हैं अपने मोबाइल का। 32 GB बहुत ज्यादा स्पेस होता है। अच्छा, जैसे कि बात की जाए, मोबाइल तो नहीं है ना कि इसमें फोटो इमेज वीडियो सब कुछ आ रही है, इसमें कुछ नहीं, उसमें केवल कॉलिंग से रिलेटेड मैटर्स को हैंडल किया जाता है। जैसे जो कॉलिंग आ रही है उसमें रिकॉर्ड हो रही है, तो एक वॉइस MP3 जो फाइल होती है ना, KB में बनती है, घंटों की फाइल, ठीक है, बहुत ज्यादा वीडियोस वगैरह तो होती नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा फाइलें मतलब रखी जा सकती हैं। अगर आप लगातार 8 घंटे बात करते दिन, तो भी 2 साल का डेटा 16 GB में भी नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, कम में ही हो जाएगा, 4-5 साल। 15 और अगर GB वो 10 GB भर में जाए ही हो तो क्या करें फिर हम? ऑटोमेटिक पुराना रिकॉर्डिंग डिलीट होती है, जैसे CC कैमरे में होती है ना, और उसको वैसे हम कहीं और सेव कर सकते वो हैं? ऑटोमेटिक कंप्यूटर में सेव होता रहता है, सिंक्रोनाइजेशन अच्छा, प्रोसेस इसका मतलब ये है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद फिर आप लाइफ टाइम तक लाइफ टाइम मतलब इसे 5 यूज साल करो। 6 साल यूज कर सकते हैं। मतलब इसकी बेसिकल गवर्नमेंट ने भी परमिट करी है कि 5 इयर्स इसकी लाइफ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल जैसे चीजें हैं इनकी लाइफ 5 इयर्स रखी गई गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, हम लोग भी लाइफ टाइम बोलते हैं ना कि लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, तो 5 इयर्स तक का सपोर्ट मिलेगा, हमने ये कहा है। इस बात को हमने बहुत सारी वीडियोस में अपने खुद के चैनल्स पे हमने इस तरह की बातें प्रेजेंट करी है कि हमारा IVR मशीन 1 साल की हार्डवेयर वारंटी होती है और सॉफ्टवेयर सपोर्ट लाइफ टाइम है। तो लाइफ टाइम, कई ऐसे लोगों ने कहा कि लाइफ टाइम आपने दिया, 6 साल पहले खरीदा था, कह रहा है कि भाई हमें करिए, कोई बात नहीं, फिर भी हमने सपोर्ट दिया है, लेकिन उसकी जो लाइफ होगी 5 इयर्स तक की होती है। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो कंपनी, आपका जो ऑफिस है बूस्ट अ ब्रेन, सो इसमें कितने एम्प्लॉयज कितने हैं? हमारे यहाँ देखिए ज्यादा एम्प्लॉय तो नहीं है, फिर भी 5 लोग हैं टोटल, मुझे भी जो लेकर। मिलकर के काम हाँ, करते हैं। मुझे भी लेकर 4 लोग और मैं। अच्छा, 5 आपकी लोग। कंपनी ने GST रजिस्टर करवाया है? जी, तो GST आने के बाद आपकी कंपनी को बूस्ट मिला या फिर लॉस में गए आप? की बात किया जाए तो टैक्स का प्रोसेस है, तो टैक्स तो गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ेगा। जैसे 18% GST हमारे सभी इक्विपमेंट वेयर्स हो, चाहे हमारा ये IVR हो, ठीक है, इन सभी चीजों पे 18% GST पे करना पड़ता है। मैंने देखा सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बहुत है, तो ये कैसे हुए, इसको कैसे जनरेट किया आपने? देखिए लॉकडाउन के टाइम में जो है ना, काफी डिमांड क्रेज भी, हमारी वीडियोस पे काफी अच्छे व्यूज भी रहे हैं। मतलब लाखों में भी कुछ वीडियोस पे गई हैं, बाकी काफी व्यूज हुए हैं। बाकी कस्टमर्स के साथ हमारी कॉलिंग पैटर्न्स काफी अच्छा रहा है, जिससे हम कस्टमर्स के साथ बात करते हैं, उसके बाद वीडियोस को सब्सक्राइब के लिए भी बोलते इस तरह, क्योंकि हमारे पास लगभग 10 से 15 हजार डेटाबेस है जो कस्टमर्स हैं हमारे ऑलरेडी हमारी सर्विसेज ले चुके हैं, चाहे हमारा सॉफ्टवेयर हो, चाहे बहुत सारी छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी हमने दिया है कस्टमर को, क्योंकि कोई भी कस्टमर आ जाता है अपनी प्रॉब्लम लेके ना, तो हम सोल्यूशन जरूर करते हैं। ये चीजें हमने पहले से ही सोचा है कि मतलब हम उनके सॉल्यूशंस जरूर करेंगे, जो भी चीजें, चाहे हम एक छोटा सा एप्लीकेशन हो, चाहे वेबसाइट हो। डिजिटल कार्ड हम लोग बनाते हैं। डिजिटल कार्ड का मतलब जैसे कि आप एक हार्ड कार्ड होता है, जैसे प्रिंटेड कार्ड होता है, डिजिटल कार्ड क्या होता है कि क्लिक किया, ऑटोमेटिक पूरी डिटेल्स आ जाती है, वहां पे क्लिक करके वो सारा सॉफ्टवेयर हम लोग एप्लीकेशन बेस बना के रखे हुए हैं अपना। अच्छा, किसी को सेल्फ डिपेंडेंट वो प्रोजेक्ट बना के अपने पास रखना है तो वो भी हम लोग देते हैं कि अपने अंदर आप बनाकर लोगों को दीजिए डिजिटल कार्ड। ऐसे 200 से अधिक खुद की साइटें हैं डिजिटल कार्ड बनाने वाली,
खुद की डेवलप की हुई, हमारे क्लाइंटों के अंडर में वो हैं, वो सारी चीजें वो लोग अपना 200-200 500-500 रुपया देकर अपना कार्ड बना बना के लोगों को प्रोवाइड करती हैं। तो ये चीजें हैं। तो हम लोग डिजिटल कार्ड्स में भी अभी बहुत सारी चीजें इसमें आपका जैसे दिया नहीं होगा, क्योंकि इसने केवल हमारे मेन फीचर्स फंक्शन को उठा लिया है। कौन से छोटे छोटे फंक्शंस हैं आपके? जैसे हमारे मार्केटिंग के प्रोसेस के हैं, सॉफ्टवेयर है, गूगल डेटा कलेक्शन सॉफ्टवेयर है, ऐसे बहुत सारे हमने एप्लीकेशंस बनाए हैं जो उनके लिए यूटिलाइज हो सकते हैं। जैसे कि होता है ना कि एप्लीकेशंस काम करके अपना पूरा मैनेज करना, डेटा सेट करना, अकाउंटिंग करना, बिलिंग के लिए टैली लेके जाएंगे, टैली का डेट बदल जाती है, वो गड़बड़ होता है। हम लोग छोटे छोटे CRMs ऐसे ऐसे बना के दे रखते हैं कि जो कस्टमर यूज करता है वो करता है। हम खुद अपने अकाउंटिंग भी अपने ही, जैसे हम लोग क्या बिलिंग वगैरह किसी बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करते, हमारी बिलिंग हमारी खुद की एप्लीकेशन की होती है। ठीक है, वो उसमें सारा डिटेल्स आता है, सब कुछ तुरंत प्रिंट किया, ऑर्डर किया, बुकिंग किया, सब कुछ वैसे ही होता है वहीं पे ऑटोमेटिक। हमने ऑटोमेटिक इसमें बना रखा अपना छोटे छोटे जो भी है। तो बहुत सारे कस्टमर आते भी हैं। हमने ई-कॉमर्स पर भी काफ़ी अच्छा काम किया। ई-कॉमर्स एप्लीकेशन का मतलब कि जैसे कोई दुकान वाला अपना प्रोडक्ट को ऑनलाइन दिखाना चाहता है, अभी प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं Site24 का, अभी स्टार्टिंग हुआ है अभी। तो उसमें भी किताबें डालेंगे, सेल करने का पूरा पैटर्न, ई-कॉमर्स ऑनलाइन लाइब्रेरी बन जाएगी एक तरह से। वहाँ से ऑर्डर करेंगे या फिर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन हम बनाएंगे। अभी एजेंट लॉगिन करेगा, वहीं पे अपनी किताबों को रेंटल लेगा और पढ़। अच्छा, रेंट पे देगा और उसका क्या ड्यूरेशन होगा? ड्यूरेशन होगा इतने दिन तक का पढ़ने का, कितने दिन तक एक्सेस कर सकता है। जो हमारा प्रीमियम कस्टमर होगा, जैसे 1500 रुपया किसी ने दे दिया हमें, तो 1 साल तक उनकी सारी किताबों को जो जो किताब परमिट की जाएगी वहाँ से क्लिक करेगा तो उनको PDF मिल जाया करेगी, वहाँ से रीड करेगा। और जो प्रीमियम मेंबरशिप प्रोसेस हम बना रहे हैं अभी उसको। अच्छा, ठीक है। तो उस तरह अभी डेवलपमेंट चल रहा है सब 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 इस तरह की बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट हमने अभी बनाए भी हैं। ई-कॉमर्स के हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए जो लोग अपना बेच रहे हैं ऑनलाइन अपना सामान। जैसे अब बात किया जाए कि फ्लिपकार्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इनका। बट एक छोटा बिजनेस कोई चीज बेच रहे हैं तो 20% फ्लिपकार्ट वाला ले लेता है, अमेजोन वाला ले लेता है। उसके बाद भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट वाले अपनी अलग से मोनोपोली क्रिएट क्या कर रखे हैं, जिससे कि छोटे बिजनेस वाले दुखी हो रहे हैं। क्या है मैं बता दूं आपको कि ये लोग जैसे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो बेचना ही नहीं, 20% ले रहे हैं बिकवाने पे, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं, हमारा ऐड चलाएंगे तो आपका प्रोडक्ट आएगा। अच्छा, मतलब फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे आप जाएंगे तो अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट डाल देंगे तो आपका बिकेगा नहीं, आप उनके ऐड कैंपेन भी खरीदिए। अच्छा, मतलब ऐसा शोषण किया जा रहा है स्मॉल बिजनेस वालों को। मेरे साथ काफी जुड़े हुए हैं। हम तो अपना प्रोडक्ट कभी फ्लिपकार्ट पे नहीं गए, हम तो अपने ई-कॉमर्स को इतनी रैंक कर रखा है हमने SEO करके कि हमारे को ऐसे लगभग 50 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसपे कि हमारी टॉप पे आती है, टॉप 5 में आती है हमारी बूस्टर ब्रेन। हाँ, बूस्टर ब्रेन। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिसपे टॉप 5 पे हमारी वेबसाइटें आती हैं। भले हमारी वेबसाइट कैसी भी हो, उसे नहीं मतलब है। ऑर्डर के लिए नहीं, सर्च के लिए, हमारी रोल मतलब इंफॉर्मेशंस के लिए, हमारी प्रेजेंटेशन के लिए, हमारी ब्रांड। अगर हम IVR सर्च करते हैं तो IVR मशीन सर्च करिए, मशीन IVR मशीन, ऐसे बहुत सारे हैं। डिजिटल IVR, GSM IVR, इस तरह से बहुत सारे, लगभग मैं सारे प्रेजेंट नहीं कर सकता। हमारे कीवर्ड प्रेजेंट करूं तो सारे कीवर्ड अलग अलग एक जगह ज्वाइंट हो जाएंगे ना, तो मैं नहीं करना चाह रहा। बट बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिसपे कि हमारी टॉप 5 में रैंक करती है हमारी वेबसाइट। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि हम देख रहे हैं 4G 5G जियो सिम, क्या ये सपोर्ट कर पाएंगे? हाँ, ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना। जैसे क्या होती है ना कि हमारा IVR 4G मॉडल तक हमने डेवलप करा अभी तक। 5G जो फ्रीक्वेंसी है अभी 2500 मेगाहर्ट्ज से अधिक होती है। जो अलग अलग, जैसे पहले की जो वेव होती थी वो 900 मेगाहर्ट्ज 2G वाली, ठीक है, 2G वाली रेडियो माइक्रोवेव्स के अंदर चलती थी। जैसे वेव्स 3 प्रकार की होती है, बता दूं आपको, थोड़ा नॉलेज आपको होनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। एक होते हैं रेडियो वेव्स, उसके बाद माइक्रोवेव्स आई, और एक होती है जो रिमोट वगैरह में चलती है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड
अच्छा, इंफ्रारेड। हाँ, वेव्स बोली जाती है। 3 प्रकार की वेव्स होती हैं। तो माइक्रोवेव्स जो सॉरी रेडियो वेव्स जो चलती थी आज भी चलती हैं 2G सिग्नल तक के लिए, ये चलती है 2G। उसके बाद 4G 5G 3G भी है। ये सारी चीज़ें माइक्रोवेव्स के अंदर चलती हैं, ठीक है ना। तो माइक्रोवेव्स जो होती हैं काफ़ी स्पीड होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 900 मेगाहर्ट्ज से एबव होती है, अच्छा, ठीक है। और 2500 मेगाहर्ट्ज तक एंड होती है, मतलब ये स्टार्ट मतलब 2500 मेगाहर्ट्ज में 4G तक है। 4G तक चलता है। अब हम उससे ऊपर जाएंगे तो हम 5G में जाएंगे। 5G में जाएंगे, जी जी जी। अच्छा। मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे एक वेव होती है ना, तो कितनी इसकी वेवलेंथ होगी उसके ऊपर उसका डेटा ले जाने के लिए, उसकी वॉइस की क्वालिटी ले जाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। और ये जो वेव्स होती है ये काफी इलेक्ट्रिसिटी वेव्स या फिर लाइट वेव्स की स्पीड में चलती है, जिसको हम 3 × 10⁸ मीटर मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में चलती है। सीधी सी बात किया जाए तो आप समझ लीजिए 1 सेकंड में डिस्टेंस क्लियर करती है, इतनी तेज। आपका 20 चक्कर लगा देगी पृथ्वी का 1 सेकंड में, इतनी स्पीड चलती है वेव्स। तो वेव्स ये इतनी होते हैं, तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होगी ना वो ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके जा सकते हैं। तो वही चीजें होती है 4G 5G की। तो जैसे 5G उसकी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई, एक साइकिल कितने कम टाइम में ट्रांसफर कर रही है, सारी चीजें सेट करती है उसका। के बिजनेस में Yes. सबसे बड़ी जो चैलेंजेस आपके सामने रही वो क्या थी? देखिए बिजनेस तो एक चैलेंज ही है, सीधी सी बात। हर बिजनेस चैलेंज है, बिना चैलेंज के नहीं सॉल्व होने। अगर चैलेंज नहीं लेना है तो आप नौकरी करिए, आराम से रिलैक्स होकर लाइफ सेट कर लीजिए अपना जो भी चल रहा है। लेकिन अगर रिस्क लेना है, क्योंकि बिजनेस एक रिस्क पे ही डिपेंड करता है। अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आपको एकदम जीरो पे आना है, ये चीजें तो कंफर्म है। लॉस होना अगर हो रहा है तो ये चीजें हर जगह चैलेंजेस होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा अलर्टनेस रखनी होती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट में कंपटीशन करना। मार्केट में अगर आपके तरह के बहुत सारे लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपटीशन होती ही होती है। वहाँ पे प्राइस को बीट करना, प्राइस को मेंटेन करना, हर चीज देखनी पड़ती है। प्राइस ऐसा भी ना हो कि आप सरवाइव ही ना कर पाए, बेच तो दें और सरवाइव ना कर पाए। ऐसे बहुत सारी कहानियां आप सुनिएगा, आप कभी सर्च करके भी देखिएगा, तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि लोग प्राइस को बीट नहीं कर पाए इसलिए बर्बाद हो गया, ये चीज नहीं हो पाए। तो बिजनेस में सबसे ज्यादा चैलेंजेस यही होते हैं, प्राइस को हैंडल करना, कॉम्पिटिटर्स को हैंडल करना, ये सारी चीजें। उसी हिसाब से अपने बिजनेस को सही तरीके से मेंटेन करना। एम्प्लॉयज की भी बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं। क्या होता है ना कि आज का थोड़ा सा माहौल गलत सा हो गया, आज के युवा जो है काम करने वाले नहीं रह गए, वो ना दूसरे तरीके का माइंडसेट बना के रखे हैं। किस तरीके का? मतलब वो करना जैसे आरामदायक, जैसे बहुत सारी जगहों पे लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, बस केवल आराम करें। यही सब बिजनेस के चैलेंजेस हैं, जैसे कि हर जगह पे ये इस तरह के रिस्क फैक्टर रहता ही है। रिस्क फैक्टर के साथ साथ जो कंपटीटर्स हैं उनके भी फैक्टर्स होते हैं, सीधी सी बात। और बाकी डेवलपमेंट से रिलेटेड तो आपको अगर नॉलेज है या कुछ भी है तो स्टॉक के रिलेटेड मैटर्स हैं, जैसे कि आप अगर बहुत ज्यादा माल ले आती हैं या कोई भी कंपनी का है, अगर वो सही से सेल नहीं हो पाता है तो भी फिर वो लॉस हो जाए। जैसे मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो एक्सपायरी हो जाती है, तो वहां पे फिर वो दवाइयाँ खराब हो जाती है, तो इस तरह की समस्या है। तो इसमें एक चैलेंज और होती है जो सेल्स से रिलेटेड होती है कि भाई आपको सही तरीके से सेल्स करना चाहिए, ठीक है। सेल्स वाले फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट मंगा के स्टॉक तो रख लेती है अपना वेयर हाउसेस में, बट वहाँ पे उसके बाद उसको निकाल के पैसे में कन्वर्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। और ये जरूरी होता है कि हमें मार्केटिंग पर फोकस किया जाए। कोई भी चीज़ आप बनाना आसान होता है, मार्केट करके सेल करना बहुत कठिन होता है। हम लोग डेवलपमेंट पे तो फोकस करते ही करते हैं, साथ में मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर हमेशा काम करते हैं, क्योंकि नई नई स्ट्रेटजी लाते रहना होता है। आज के समय बिजनेस में सबसे बड़ी बात क्या है ना कि स्ट्रेटजी अपडेट होती रहती है। आप एक प्रोसेस अगर सोचेंगे नहीं हम इसी मॉड्यूल से हम प्रचार करेंगे, इसी तरीके से केवल प्रचार करेंगे, तो आपका प्रचार मेथड पुराना हो जाने वाला है कुछ दिन बाद। आपको फिर नए प्रचार मेथड्स को भी लाना जरूरी है। इस तरह की थिंकिंग करने की आवश्यकता होती है।
होती है। और अक्सर स्मॉल बिजनेसेस में क्या होते हैं कि इस तरह के लोग एडवाइस करने वाले नहीं होते हैं। कई लोग ऐसे में गलत कंपनियों में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, वहाँ फंस भी जाता है, कुछ एक्शन भी नहीं ले पाते हैं। भारत का जो संविधान है इसमें एक बहुत बड़ा ग्लिच है कि आपका अगर 2-4, 10,000, 15,000 फंस गया ना तो उसके लिए आप किसी प्रकार का एक्शन भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो एक्शन लेना, ये देखिए साइबर क्राइम एक्टिविटीज का एक पार्ट है कि इस पर एक्शन नहीं लेना ही उसके लिए मौका बन जाता है जो फ्रॉड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे बिजनेसमैन टारगेट में आ जाते हैं इन फ्रॉड के चक्कर में कि हम आपका मार्केटिंग कर देंगे, हम आपको सस्ता वाला आईवीआर दे देंगे, हम आपको बहुत बढ़िया दे रहे हैं, बाद में बेचने के बाद पैसा लेके या फिर कुछ भी करके गायब हो लिए। क्या कर लोगे? 10,000 के लिए कोर्ट में जाइए, 10,000 तो एडवोकेट ले लेगा, तो हमें 10,000 रुपया हमें भूलना पड़ जाता है। इस तरह की समस्याएं छोटे बिजनेसमैन के साथ चैलेंजेस आती हैं, और मैंने इस चीज को बहुत सारे कस्टमर्स की बातों को मैंने सुना है पर्सनली। उनके फोन पे 1-1 घंटे हमने बातें करी है कि उनके साथ क्या क्या समस्याएं आई, उसी हिसाब से हमने उनको बहुत सारे एडवाइस, तभी तो हमारी बहुत सारी वीडियोस बिजनेस पे भी हैं, तो उस पे मैं बताता रहता हूँ कि इस तरह से सावधानियां रखिए। कंपनियों का स्टेटस भी चेक किया जाता है कि कंपनी का क्या स्टेटस है, किस तरह का है, क्योंकि आजकल कंपनियां कोई भी खोल के ग्लिच करके या फ्रॉड करके भागने वाले लोग बहुत सारे हैं। हाँ। जो मतलब एक होता है ना कि कुछ भी शुरू कर दिया तो वहां पे कंपनी का पहले तो ओनरशिप चेक करना होता है कि कंपनी कैसी है, कौन पर्सन इसका ओनरशिप सेट कर रहा है, कौन है, कितने दिन से कर रहा है, कितने क्लाइंट हैं, किस तरह की चीजें हैंडल की जा रही है, सारी व्यवस्थाएं चेक करने के बाद ही उनको अगले वाली पार्टी को पेमेंट आप ट्रांसफर करेंगे। पता चला गलत जगह आपने पेमेंट डाल दिया, वहां पेमेंट फंस गया, आपका काम भी नहीं हो रहा है, और ये छोटे बिजनेस वाले परेशान हो जाते हैं, कुछ कर भी नहीं पाते हैं। बड़े वाले तो क्या होगा कि एक बार करेंगे, ऊपर तक 2 मिनट में कुछ भी गड़बड़ किया है तो उसके पास पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें छोटे लेवल पे होती हैं, तो इस पे हमें हमेशा सावधानी, ये सब चैलेंजेस देखने होते हैं। और जो इसीलिए नए कंपनियां, जो लोग बिना अनुभव के बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, वो लोग अक्सर धोखा खाते हैं। ये तो पक्का है, धोखा खाते हैं अक्सर, क्योंकि उनके पैसे ऐसे जगहों पे बर्बाद हो जाते हैं, और वैसे जगहों पे फंस गए पैसे फिर बेकार है, क्योंकि इंडिया का कानून ही ऐसा है। अगर वही चीज यूएस में होता तो वहां पे कोई समस्याएं नहीं होती। कारण क्या है बता दूं आपको कि वहां पे यूएस में लोग क्यों पसंद करते हैं। यूएस का बिजनेस एनवायरनमेंट भी बढ़िया है, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी, प्रोसेस बढ़िया है, सुविधाएं भी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट भी अच्छे तरीके से, यहाँ तो बिजनेस के लिए जैसे आप गलती से जीएसटी रजिस्टर करा लीजिए, आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी नील रिटर्न आपको फाइल करने पड़ेंगे। आपको पता होगा इसके बारे में। नील रिटर्न फाइल करने में भी 500-1000 रुपए पिटने वाला है हर महीने। भाई किसी ने गलती से रजिस्टर कराया, ठीक है, बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसको छोड़ना तो चाहिए। तो यहाँ गवर्नमेंट ऐसे ऐसे ऑप्शन, कठिन प्रोसेस बना दिया है कि वो आदमी उसी में उलझा रहे, बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी प्लान ही नहीं कर पाएगा। जीएसटी जो है ना, स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा, पहले क्या होता है बिना कोई रजिस्ट्रेशन, टिन विन नंबर वगैरह नहीं भी लेते थे तो भी अच्छे लेवल तक ट्रांजैक्शन भी कर लेते थे, अच्छा सेटअप कर लेते थे, कोई समस्याएं नहीं होती, काम करने में दिक्कत नहीं आती थी। काम करने में दिक्कत नहीं होती थी, तो जो भी चीज होता था काफी ग्रो करना आसान रहता था। अब थोड़ा सा कठिन है, और इसको हर महीने का रिटर्न भरना, मान लीजिए कुछ ट्रांजेक्शन ही कर लिया, ठीक है, तो हर महीने का एक रिटर्न भरना एक प्रोसेस और सरदर्द वाला काम है। एक तरह से किसी अकाउंटेंट को दीजिए तो कम से कम 8,000 रुपया लेगा, वो 7,000 रुपया मान के चलिए लेगा, तो साल का ईयरली 7,000 प्लस उसके बहुत सारे और रिटर्न्स कंप्लाइंसेस होते हैं, इसमें भी एक टेंशन करना है। जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे स्मॉल बिजनेस को बढ़ावा नहीं देती है, केवल एक छलावा है कि स्मॉल बिजनेस के लिए कि हम ये कर रहे हैं, एमएसएमई बना रहे हैं, 50 बातें बोल रही है गवर्नमेंट, करती कुछ नहीं है, केवल कहने की बात है। जो बिजनेस लेवल पे, क्योंकि आम आदमी जो सिंपल, जो बिजनेस नहीं कर रहा है, उनको तो बहुत सुंदर लग रहा होता है ना कि भाई बिजनेस के लिए ये कर रही, वो कर रही, वो कर रही। सच्चाई में और उसमें जमीन आसमान का अंतर है, बस ये चीज समझ लीजिए। स्मॉल सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल कर रहा है वो स्मॉल बिजनेस कर रहा है, क्योंकि उसे ना गवर्नमेंट की हेल्प मिलती है, एकदम ना ही वो खुद में इतना सक्षम है कि वो इतना पैसा लगा सके। सबसे ज्यादा टैक्स भी दे रहा है वही।
अभी टैक्स का एक फिलामेंट मैंने पकड़ में आई, बहुत क्रिटिकल चीज जो मुझे पता नहीं थी। एक मुझे ना एक पार्टी वाला कनेक्ट करा, एक पार्टी इलेक्शन कैंपेन वाली पार्टी बना रखा है लोकल, मतलब ये स्टेट लेवल की पार्टी बना के अपना। तो वो क्या करता है कि चंदा कलेक्ट करता है, जैसे होता है ना, क्या कहते हैं उसको, डोनेशंस। तो डोनेशन कलेक्ट करता है। तो वो क्या करता है कि जितना भी पेमेंट लेगा, किसी बिजनेस से ले रहा है, तो वो मतलब उसको उसमें टैक्स में फुल्ली छूट मिल जाती है उतनी वैल्यू की। तो इससे क्या होता है कि जो पूंजीपति होते हैं, जितने बड़े बिजनेस वाले होते हैं, वो टैक्स तो देते नहीं है, क्या करेंगे, सीधे उठा के पार्टी को डोनेट कर देते हैं। ठीक है, और उनको टैक्स बच जाता है, जितने वैल्यू का होता है उतना वैल्यू वो लोग दान कर देते हैं, समझ जाइए, और उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। और देता कौन है सरकार को पैसा, जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं, 18% टैक्स यही लोग ज्यादा देते हैं। उनको पता नहीं चलता है, लेकिन देते तो यही लोग ज्यादा है। अच्छा, जो छोटे छोटे अमाउंट में गवर्नमेंट को पता नहीं चल रही है कि नहीं स्मॉल बिजनेस कितना ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले स्मॉल इंटरप्राइजेज ही है। अच्छा, इस कैलकुलेशन को आप निकालिएगा कहीं पे अगर कुछ आए, बट हमारा कुछ अमूमन ऐसा कुछ है, मैंने कई जगहों पे देखा है, प्रूव नॉलेज तो नहीं होगा ये, बट काफी हद तक ऐसा है कि स्मॉल इंटरप्राइजेज ज्यादा टैक्स, जनता भी की बात किया जाए तो वो भी टैक्स जो दे रही है, जो जीएसटी है 18% तो पब्लिक ही दे रही है ना, कि हम ये चीज खरीद रहे हैं, कोई भी सामान खरीद रहे हैं, एक बिस्किट खरीद रहे हैं तो 50 पैसे टैक्स दे रहे हैं, 5 रुपए की बिस्किट की बात कर रहा हूँ, 10 रुपए, उसमें 50 पैसे देते हैं ना, टैक्स के रूप में ही जाता है। वो टैक्स भी तो गवर्नमेंट के अकाउंट में ही जा रहा था। ये छोटे छोटे जो पब्लिक, जो ये लेवल के लोग दे रहे हैं, पूंजीपति नहीं देता है कभी टैक्स। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो अब ये समझना चाहिए। खैर, इस न्यूज के माध्यम से मैं गवर्नमेंट तक भी पहुंचा रहा हूँ इस मैटर को। और मुझे लगता है कि जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि जो छोटे बिजनेसमैन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, और एंड में ये होता है कि वो छोड़ देते हैं और कोई नौकरी करना शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे साथ के बहुत सारे ऐसे लोगों ने बिजनेस करा, बिजनेस करके भाग लिए, फिर उसके बाद जॉब करने लगे। माता पिता घर के पैसे उठा के लोगों ने कई जगह पे इन्वेस्ट करा, वहां पे क्या हुआ कि ये लोग वो पूरा पैसा डुबा दिया। एक जैसे दोस्त ही हमारा था, उसने घर पे गए तो उसके पिताजी मिल गए, कहे यार ये तो बिजनेस में लगा के 8 लाख रुपया लगाया, बिजनेस में पता नहीं क्या करा, एक पैसा भी नहीं है, 2-4 फर्नीचर घर पे ले आके फेंक रखा है और कुछ हुआ नहीं। तो ये ऐसे पैसे बर्बाद कर दिया। 8 लाख रुपया होता तो कम से कम ब्याज तो मिलता, सही बात ब्याज है। मिलता, कम से कम 8,000 रुपया महीना तो मिलता, 8,000 महीने आते ब्याज, जो ब्याज का प्रोसेस है उस हिसाब से 8,000 महीना मिलता, फालतू में ले जाके सारा पैसा डुबा दिया। सही बात है। तो ये सारी चीजें स्मॉल बिजनेस में बहुत सारा स्ट्रगल है। जो लोग कर जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं वो समझिए बेकार है ये चीजें। तो इंडिया में ऐसा माहौल भी नहीं रह गया है कि जो बिजनेस करने लायक माहौल नहीं है। वही यूएस वगैरह में काफी अच्छा माहौल है, इन्वायरमेंट है, व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं। जो टैक्स ले रही है तो उस हिसाब से सुविधाएं हैं। यहाँ पे तो टैक्स लिया तो जाता है खूब, टैक्स तो इतना वीआईपी वाला लिया जाता है, लेकिन व्यवस्थाएं थर्ड क्वालिटी की दी जाती है। थर्ड क्वालिटी का मतलब सड़क नहीं मिलती है, कोई चीजें करवानी चाहिए, कागज के रिलेटेड मैटर है, उसको सॉल्व कराने के लिए बहुत सारा दिक्कत है। रजिस्ट्रेशन कराइए, कंपनी का कुछ भी अप्रूवल लीजिए, वो भी नहीं होता है। यहाँ तक हमें इंपोर्ट कराने के लिए चिक हुई है, मैं खैर बता नहीं सकता। मुझे यूएस में एक ऑर्डर भेजा था, उसमें भी एक ग्लिच हुआ है। इस तरह की गवर्नमेंट तरफ से समस्याएं, कुरियर सर्विसेज देने में भी समस्याएं होती है, हमें विदेशी पेमेंट मंगाने में भी हमें समस्याएं होती हैं बहुत। अच्छा, हाँ, इतनी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। फेस होती है जी। अच्छा, चंदन जी, आपने अपने आईवीआर और अपनी बिजनेस से रिलेटेड बहुत सी जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी। आई होप इस वीडियो से बहुत से लोगों की, जो कहते हैं ना, जागरूकता बढ़ेगी और बहुत कुछ सीखेंगे वो, और समझेंगे कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, और आईवीआर कितना हेल्पफुल है उनके बिजनेस को ग्रो करने में। ये भी आपने बहुत अच्छे से बताया। नहीं, जैसे एक चीज और बता दूं कि जैसे बिजनेस अगर करना है ना, तो बिजनेस के बारे में कम से कम 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस कहीं कंपनी में जॉब करके या जैसे भी हो पहले लीजिए, तब स्टार्ट करिए, तो उसमें सफलता आने के चांसेस थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं। लॉस से बच जाएंगे, क्योंकि उनको नॉलेज आ जाएगा। हाँ, कि हमें क्या करना है, गड़बड़ियां हो रही हैं।
स्टाफ रखने से नहीं 5 होगा, इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टाफ रखने से नहीं होगा, आपके पास नहीं, खुद का नहीं। नॉलेज होना चाहिए। अब भाई कोई मतलब मिठाई बनाने नहीं जानता है, हलवाई के बदौलत अपनी हलवाई की दुकान खोल ले तो नहीं चलेगी, चाहे कुछ भी हो। आपको सेल का आना चाहिए। सेल नहीं है, मिठाई बनाने आनी चाहिए तभी मिठाई की दुकान चलेगी। टेस्ट का मतलब टेस्ट पता और एक नहीं, हलवाई ही हलवाई की दुकान हलवाई- खोल सकता है। हाँ, मतलब ये बस- कहना कि भैया मैं मेरे पास पैसा है तो मैं हलवाई बन सकता, हलवाई की मतलब शॉप खोल दुकान के खोल सकता हूँ, प्रॉफिट कर लूं तो स्वीट्स पॉसिबल कॉर्नर नहीं खोल है। सकता हूँ, नहीं होगा। चल। वो लॉस कर जाएगा। उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग से लेके मार्केटिंग तक की नॉलेज होनी चाहिए उसको, बिल्कुल मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल्स तक का। जी। चंदन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय इतनी रात को देने के लिए, और आप अभी भी अपना समय देकर के हमारे साथ बैठे हैं और यहाँ आए, आपके लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।